अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा। हिना न्याजी आज हमें ज्वाइन नहीं कर रही, कल हमारे साथ होंगी वो शो में, उनकी तबीयत नासाज है। गेट वेल सून हिना। शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले तो जनाब पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं, क्योंकि आज खुद नोटिस केस जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया है, नए बेंच की तश्कील हो चुकी है और आज इस अहम केस की हेयरिंग भी है। 9:30-10 बजे इस पर समाअत होगी। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अतर बिनल्ला और जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा और चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बाकी 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत शुरू की। वकील अली जफर ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मैंने असम्बली तोड़ने की समरी दस्तखत नहीं की, तो दस्तखत ना करने की वजह से इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता। तो गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कह दिया। तारीख की ना इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही गवर्नर। तो पिछले कुछ अरसे से इस आईनी बहरान को जिस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस लेने के बाद इसकी जो समाअत है वो जारी है। और चूंकि अब ये बेंच टूट चुका है और कुछ जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट भी लिखा गया है, तो आज बाकायदा इस केस की समाअत है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही अज़खुद नोटिस लिया गया था और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज इसकी जो हेयरिंग होगी उसमें अदालत फैसला दे देगी। इसी मुतालिक मज़ीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। अदील सरफराज, तफसीलन बताइएगा समाअत कितने बजे है और मज़ीद डिटेल्स क्या है इस केस से मुतालिक? जी, समाअत अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 9:30 बजे शुरू होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज इस केस की दोबारा समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर जैसा कि आपको मालूम है बेंच टूट चुका है। जो 9 रुकनी लार्जर बेंच पहले बनाया गया था उसमें से 4 जजेस एक्सक्लूड हो चुके हैं। 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया है, ख़ुद को अलहदा किया है, जबकि 2 जजेस को इस नए बेंच में शामिल नहीं किया गया, इस वजह से कि उन्होंने मेंटेनेबिलिटी पर अपना जो माइंड है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है। बहरहाल अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले इस 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा है। गुज़िश्ता समाअत पर बैरिस्टर अली जफर जो कि वकील हैं, कस्टोडियंस ऑफ द हाउसेस, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर्स हैं उनके वकील हैं, बैरिस्टर अली जफर ने अपने आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पर दिए हैं और उन्होंने अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख पर जो गवर्नर ने अपनी तरफ से गफलत बरती है उस पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं और यहाँ पर कुछ सवालात भी उठाए गए हैं फाजिल जजेस की जानिब से। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पर एक बात कही कि इंतखाबात की तारीख जो है वो गवर्नर ने क्यों नहीं दी। अगर वो असेंबली तहलील करने की बात करते हैं तो उन्होंने इंतखाबात की जो तारीख है वो क्यों नहीं दी। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या तारीख उसी रोज़ देना होती है जिस रोज़ असेंबली तहलील करनी हो, या फिर इसमें मज़ीद आगे भी कोई टाइम फ्रेम होता है कि उसमें आपको सहूलत मैसर हो कि आप 2 से 4 रोज़ के बाद या कुछ अरसे के बाद तारीख दे दें। 90 रोज़ तक का वक्त होता है इंतखाबात के लिए, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर नहीं बता रहा, आइन यहाँ पर खामोश है कि तारीख उन्होंने कब देनी है, लेकिन प्रैक्टिस यही है। अगर हम आइन की जो लैंग्वेज है उसको या उसकी इंटेंट को समझने की कोशिश करें तो इंतखाबात की तारीख उसी रोज़ देना होती है जिस रोज़ असेंबली तहलील हो। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जहाँ पर आइन खामोश हो वहाँ पर कानून जो है वो अपना रास्ता बनाता है और कानून जो है वो अमल में आता है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता समाअत पर यह बात कही थी कि हमारे सामने एक सवाल है और हमने ये तय करना है कि इंतखाबात की तारीख को अनाउंस किसने करना है, सदर ने करना है, गवर्नर ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। और अगर मुशावरत के साथ करना है तो इलेक्शन कमीशन को भी मुशावरत का कहा जा सकता है कि वो किसी भी एक फरीक के साथ मुशावरत करे और इंतखाबात की तारीख दे। जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, उन्होंने कल रोस्टम पर आकर अदालत के सामने एक बात वाज़ेह कही कि जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी है इंतखाबात की, अगर मैथमेटिक्स को देखा जाए, हिसाब किताब को देखा जाए, दिनों को अगर गिना जाए तो उसके मुताबिक भी जो तारीख है वो 9 अप्रैल नहीं बल्कि 25 अप्रैल बनती है, जो कि सदर मुमलिकत की जानिब से दी गई है। ये मुमकिन नहीं है जो 9 अप्रैल की तारीख दी गई है इस पर इंतखाबात
कराए जा सके। बहरहाल अब आज की जो समाअत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनके वकला से अदालत ने रिटन सिनाप्सिस मांग रखे हैं, अपने तहरीरी दलाइल वो आज अदालत में जमा करवाएंगे और उसके साथ साथ मुख्तसर जो ज़बानी उनके दलाइल होंगे रोस्टम पर खड़े होकर वो भी देंगे। और उसके बाद अदालत ने ये भी वाज़ह किया था गुज़िश्ता समाअत पर कि आज के रोज़ जो हेयरिंग है, जो समाअत है इस मामले के ऊपर, उसको कंक्लूड किया जाएगा। इसकी एक बुनियादी रीज़न ये है, पहले रोज़ जब समाअत का आगाज़ हुआ और उसके बाद दूसरे रोज़ भी कुछ सवालात उठाए गए थे, बिलखसूस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से जो आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है या उसके तरीक़ाकार पर सवाल उठे, और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सवाल ये उठा कि जो असम्बलियों की तहलील है आया वो आइनी तरीके से हुई है या गैर आइनी तरीके से, इस सवाल को भी देखना होगा। लेकिन अब जो हुक्मनामा पहली समाअत का 23 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जारी किया है, उसके अंदर अव्वल तो बेंच जैसा कि आपको बताया हमने टूट चुका है, लेकिन साथ साथ अब चीफ जस्टिस ने जो वो सवाल थे बकौल चीफ जस्टिस के, कुछ तकनीकी नोयत के गैर ज़रूरी सवाल थे जिनमें टाइम का जो है या वक्त का ज़िया हो सकता था, चीफ जस्टिस ने अब उनको एक्सक्लूड कर दिया है। जज जो बेंच की मेंटेनेबिलिटी है, आज खुद नोटिस का इख्तियार है, 184(3) का मामला है, अब वो चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी, ज़ेर बहस नहीं आएंगी। अब हम सीधा मुद्दे पर आएंगे और जो आइनी दरख्वास्तें हैं या आज खुद नोटिस का जो बुनियादी जुज़्व है उसके ऊपर ही समाअत होगी और हम आज की इस समाअत में इस मामले को कंक्लूड कर लेंगे। अब देखना ये होगा कि वाकई ही क्या 5 रुकनी लार्जर बेंच इस समाअत को आज कंक्लूड कर पाता है या नहीं, और अगर कंक्लूड कर पाता है तो सुप्रीम कोर्ट जो अपना मुख्तसर हुक्मनामा आज सुनाएगी उसमें तारीख का तयन क्या होगा, क्या ऐलान किया जाएगा तारीख का, या फिर इस बात को क्लियर किया जाएगा कि तारीख किसने देनी है। बिल्कुल सही, सबकी नज़रें इसी फैसले पर हैं और आपने जिस तरह हमें तफसीलन आगाह किया अदील इस सारे मामले से मुतालिक, आज चूँकि इसको कंक्लूड करना है इस फैसले को अदालत ने और आज की समाअत में ही कंप्लीट हो जाएगा कहा यह जा रहा है, तो ये बताइएगा कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कयास सराइयाँ भी उनको कहा जा सकता है कि असम्बलीज बहाल भी हो सकती हैं, जो असम्बलीज डिसॉल्व हुई थी केपी और पंजाब की, ऐसी कोई खबरें हैं? जी, इस तरह की खबरें पहले रोज़ जो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस आई थी और जो असम्बलियाँ पहले टूटी हैं या जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उनके तरीक़ाकार पर उन्होंने सवाल उठाया था और उन सवालात को कमरा अदालत के अंदर जो हुक्मनामा चीफ जस्टिस ने डिक्टेट करवाया था उसमें ऐड भी किया गया था। बहरहाल जो गुज़िश्ता रोज़ हुक्मनामा है उस हुक्मनामे के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला के उस सवाल को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इससे तासुर अब यही मिलता है, वो जो क्या सराइयाँ थी वो अब दम तोड़ चुकी हैं कि असम्बलियों की तहलील जो है वो अब ज़ेर बहस नहीं आ रही। अब जो मामला है वो यही ज़ेर बहस है कि इंतखाबात जो हैं वो कब होना है और इंतखाबात की तारीख किसने अनाउंस करनी है। जिन फाजिल जजेस ने उस हवाले से बात की थी अब वो फाजिल जज इस बेंच का हिस्सा ही नहीं रहे। अब जो 5 जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं उनका बुनियादी तौर पर उनके सामने जो सवाल चीफ जस्टिस ने रखा है बतौर इस बेंच के सरबराह के, उन्होंने यही सवाल रखा है कि तारीख जो है इंतखाबात की वो किसने देनी है। और अब जो आपने जो बात की है, जो सवाल है आपका, उसका तासुर अभी तक जो गुज़िश्ता समाअत हुई है, गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई है और काफ़ी तवील समाअत जैसा कि आपको मालूम है, एक मुख्तसर वक्फ़ा भी हुआ था 40 मिनट का और उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 घंटे तक ये समाअत चली थी और आज तक 9:30 बजे तक मुलतवी की गई है। और आज भी इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि तमाम दिन इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट इसकी पैरवी करेगी। तो इस तरह का कोई भी सवाल गुज़िश्ता समाअत पर सामने नहीं आया और आज भी इम्कान यही है कि जो मामला है तारीख देने का नए इंतखाबात की, उस पर ही बात होगी और फैसला भी उससे मुतल्लिक ही होगा। बिल्कुल सही। और बस ये बता दीजिए, उसके बाद हम आपसे मज़ीद वक्तन फ़वक्तन इस मुतालिक जानते भी रहेंगे कि समाअत कितने बजे शुरू होनी है अदील? जी, इस समाअत का जो वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था वो 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा अदालत नंबर 1 है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत कहा जाता है, वहाँ पर समाअत होनी है। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात आते हैं उनका जो वक्त शुरू होता है वो 9:30 बजे ही होता है। तो फर्स्ट टाइम से जो ये मुकदमा है कमरा अदालत नंबर 1 में, इस पर समाअत शुरू हो जाएगी और इम्कान यही है कि 11 बजे एक वक्फ़ा होगा आधे घंटे का और 11:30 बजे इस समाअत को दोबारा से वहाँ से रिज्यूम किया जाएगा। और उसके बाद देखना यह है
कि उस पहले वक्फे के बाद अदालत आगे इस मुकदमे को आज कितना लेकर चलती है। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बॉडी लैंग्वेज या जजेस की ऑब्जर्वेशंस को देखा जाए तो तासुर यही मिलता था कि आज दिन जो है वो काफ़ी तवील समात होने वाली है। ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका अदील सरफराज, और आपसे इस मुतालिक जानते रहेंगे। आज चूँकि सबकी नज़रें इस समात पर हैं और कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से, मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से आज इस मामले को कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसी सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर एंकर एंड एनालिस्ट बैरिस्टर एहतशाम इस वक्त हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज खुद नोटिस केस में जो बेंच था उसके टूटने पर आप क्या कहेंगे? 4 जजेस जो हैं वो बेंच से अलहदा हो गए हैं। देखिए, ये आला अदलिया के जज साहिबान का अपना सवाबदीद होता है। अगर वो बेंच से अलहदगी इख्तियार करना चाहें तो वो कानूनी तौर पर कर सकते हैं। अब इसमें 4 जज साहिबान ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है तो ये उनकी सवाबदीद थी। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक वकील की हैसियत से लगता है कि अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से, तो बेंच में रह कर अगर वो अपने इख्तलाफात का इजहार फ़ैसले के ज़रिए करते तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आती, क्योंकि हो सकता है कि वो जो कुछ भी कहना चाहते थे या जो भी उनके इख्तलाफात थे या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कन्विंसिंग लगते, वो सामने आते, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनते। ये भी तो हो सकता था, मिसाल के तौर पे अगर ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि चीफ जस्टिस ने बनाया था और उसमें 4 जज साहिबान इनको शामिल किया था जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या इख्तलाफी नोट उन्होंने जो लिखे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जज साहिबान जो ज़हनी तौर पर इन नुकात पर, कानूनी नुकात पर उनके साथ हम आहंग नहीं थे, उन्होंने उनको भी बेंच में शामिल कर लिया। तो वो अगर बेंच में शामिल रहते और शामिल रहते हुए फ़ैसला में अपना कंट्रीब्यूशन देते और इख्तलाफी फ़ैसला साथ लिखते तो मेरे ख्याल में हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप होने का बेहतर मिलता। लेकिन ये उनकी सवाबदीद थी, उनकी मर्जी थी, उनकी मंशा थी कि उन्होंने अलहदगी का फैसला किया और वो अलहदा हुए। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, 90 दिन में इलेक्शन का कानून मौजूद है, लेकिन क्या इदारे और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है? और कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना किसके इख्तियार में है? देखिए, पहली बात कि इदारे तैयार हैं या नहीं है, मेरे ख्याल में ये सवाल अहम नहीं है। अहम ये है कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। अगर आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, जो कि आर्टिकल 224 के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, तो फिर इलेक्शंस होने चाहिए। फिर इदारों की तैयारी तो मुकम्मल होनी चाहिए। ये तो ऐसे ही है ना कि अगर कानूनी तौर पर आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग एंड आई से दैट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई डोंट हैव अ चॉइस। ये मेरे पास तो सवाबदीद नहीं है कि कानूनी तौर पर जो मुझे करना चाहिए मैं करने का पाबंद हूँ, मैं कहूँ कि जी मैं तैयार नहीं हूँ इस वजह से मैं नहीं करूँगा, तो इसकी गुंजाइश कानून में, आइन में मौजूद नहीं होती है। अगर आइन ने आपको एक स्पेसिफिक रोल में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का कहा है तो आपको तो वो परफॉर्म करना है, और अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कुर्सी के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। उससे बेहतर है कि आप वो छोड़कर घर चले जाएं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए तो फिर आइनी तौर पे, कानूनी तौर पर ये इदारे पाबंद होंगे कि वो इलेक्शंस करवाएं, और अगर नहीं करवाएंगे तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हो सकते हैं। ये तो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ये तो दिस इज द प्राइमरी क्वेश्चन अंडर कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। हम अभी आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान दे चुके हैं, उसी को पीडीएम वालों ने चैलेंज किया है, ईसीपी ने नहीं माना, तो ये हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करे। सही। और आपके ख्याल में आज इस केस का फैसला आ जाना है, तो फैसला जो भी आता है आप समझते हैं कि इस फैसले को दोनों तरफ से कबूल किया जाएगा? क्योंकि ये एक अहम नुक्ता है। हमने माजी में भी देखा, जितने भी फैसले आते थे जिसके हक में आता था वो तो फैसला मान लेते थे, लेकिन दूसरा एहतजाज करता था। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तो आज खुद नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, हारने वाला अगर कानूनी तौर पर इस केस को नहीं मानेगा तो उसके पास ये इख्तियार है वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर दे। रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि जी इनका कोई आर्गूमेंट दुरुस्त है तो वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट समझता है कि उसका फैसला दुरुस्त है तो फिर चाहे जीता है चाहे कोई हारा है, फैसला तो उसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल यही कानून कहता है, यही आइन कहता है, एंड दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, तो इसका फैसला तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही।
अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो आजकल बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, वर्कर कन्वेंशंस से खिताब भी हो रहे हैं, और जिस तरह वो कुछ तस्वीर चलाकर दिखाती हैं और जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है उनकी जानिब से इदारों को, उन्होंने कल भी ये कहा कि नवाज शरीफ बरी होंगे, उनसे मुआफ़ी मांगी जाएगी और इमरान खान को 200 पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी तब इलेक्शन होगा। तो इसका क्या मतलब समझें कि इलेक्शन नहीं होगा, या फिर राजनपुर में जो इलेक्शन हुआ उसके जो नताइज थे उसने इस वक्त मौजूदा हुकूमत की पोजीशन भी वाजे कर दिया और पीटीआई की पोजीशन भी वाजे कर दिया। तो मरियम नवाज के इस बयान पर क्या कहेंगी आप? इस तरह से नहीं होता कि आप अपने पर्सनल स्कोर सेटल करें और उसके बाद आप कहें कि हम हुकूमत छोड़ेंगे। अगर इस तरह से होने लगे तो कोई हुकूमत छोड़े ही ना, उसके बाद फिर आप कुछ और चाहते होंगे, फिर कुछ और चाहते होंगे। तो इस तरह से तो नहीं होता ना। इलेक्शंस तो तभी होंगे जब आइन कहता है कि होंगे, और अगर तब तक आप जिस तरह से हुकूमत कर रहे हैं, अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं, वो नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये मतलब तो नहीं हो सकता कि मैं हुकूमत नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे इमरान खान 200 पेशियाँ ना भुगत ले, या ये ना हो जाए या वो ना हो जाए। वो तो आपके पास जितना टाइम है उसमें आपने भरपूर करने की कोशिश की है, मज़ीद जितना टाइम है उसमें भी कर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके ज़ाती वेंडेटा के लिए इलेक्शंस को आगे प्रोलॉन्ग कर दिया। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब हुकूमत से रुजू किया इलेक्शन इंतखाबात के हवाले से, तो हुकूमत ने एक जवाब पेश किया कि एक तो इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, लाइक हमारे पास पैसे नहीं है इंतखाबात करवाने के लिए, और दूसरी जानिब सिक्योरिटी खतरात भी हैं, तो इसलिए फ़िलहाल तो इलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप देखें कि PSL बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और कोई ऐसा बहरान नहीं है, ना मुआशी ना कोई सिक्योरिटी ख़तरात हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के लिए वसाइल फराहम करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ये वसाइल फराहम करने होंगे, और ये हीले बहाने इस तरह के जो हैं ये काम नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन जैसी चीज़ के हवाले से आप कहें। और बिल्कुल सही आपने सवाल में कहा कि एक तरफ PSL तो हो रहा है और वहाँ पर भी बहुत पैसा लग रहा है, और दूसरी तरफ इलेक्शंस के हवाले से आप कहें कि जी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है जहाँ पे हम सिर्फ इस वजह से इलेक्शंस को ताख़ीर का शिकार कर दें कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। बाकी तमाम चीज़ों के लिए पैसे, बाकी हर चीज़ के लिए पैसे, और इलेक्शन से नहीं है। तो असल बात ये नहीं है कि पैसा नहीं है, असल बात ये है कि आपको डर है आपका इक़्तिदार चला जाएगा, इस वजह से आप इस तरह के हीले बहाने कर। बिल्कुल सही। बैरिस्टर एहतशाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये बहुत आम मामला है, और जिस तरह पिछले कई दिनों से ये एक बहस चल रही है कि क्या आइनी बहरान सर उठाने वाला है या फिर इंतखाबात का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसको नोटिस लिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, आला अदलिया ये कहती है कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलना चाहिए। तो आज इस केस पर सबकी नज़रें हैं कि अदालत की जानिब से क्या फैसला आता है, आपको इस मुतालिक हम अपडेट रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी और मुआशी बहरान में पिसती अवाम की कुछ बात करेंगे, क्योंकि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, और इस पर हम तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मशहूर कहावत है कि हाथों से बांधी गई गिरें कभी कभी दांतों से खोलना पड़ जाती हैं। इन दिनों हमें भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। एक पेज की बातें करने वालों की गंगा उल्टी बहने लगी है, क्योंकि हर तरफ इल्ज़ामात की भरमार है, कहीं सच झूठ की फरावानी है, और कहीं प्रोपेगेंडा, कोई धमकी दे रहा है तो कोई बेवफाई के ताने दे रहा है, कोई मईशत की बदहाली पर परेशान है और कोई मौजूदा सिचुएशन में फंस जाने पर खुश हो रहा है। किसी को इम्पोर्टेड कहा जा रहा है तो किसी पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सितम यह है कि अवाम की किसी को भी फिक्र नहीं है, हर तरफ बदहाली ही बदहाली है, और बेचैनी इसकी इस सूरत हाल में यह बहरान सिर्फ सियासी नहीं बल्कि आइनी, इंतजामी और मुआशी भी है। ऐसे में महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, और डॉलर की कीमत इस वक्त कंट्रोल से बाहर है, रुपए की बेकदरी जारी है। इस सूरत हाल में हर कोई परेशान है, मगर यह सोचने से कासिर है कि हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं, आखिर
वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से मुआशी आशारिये बेहतर होने की बजाय बिगड़ते ही चले जा रहे हैं? क्या इसकी वजह सियासी माहौल है या फिर अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल? इस मामले पर बात करते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर साहब, इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान जिस नहज पर पहुंच चुका है, इस सूरत हाल में आप मुल्क का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो माशी बहरान है ये बहुत ज्यादा गहरा है। सियासी बहरान तो आपके अपने हाथ में है और माशी बहरान तो ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से निकलता जा रहा है। तो ये बहुत सीरियस इशू है और इसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए। आप देख लें, अगर मैक्रो लेवल पर आप देख लें तो आपके कर्जों की हद जो है वो इस वक्त 63,000 अरब रुपए क्रॉस कर गई है। 2.25 लाख रुपए और पाकिस्तानी मकरूज है जी। आपकी रिमिटेंसेस जो है वो मेल्ट हो गई हैं और आपकी जो इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, आपके जो बजट डेफिसिट है, वो आपके कंट्रोल और काबू के अंदर जो है वो नहीं आ रहा। मैक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर अगर आप देखें, अभी आपने 170 अरब रुपए के टैक्स पर लगाए, आपने 124% गैस के कीमतों में इजाफा किया, आपने 8 रुपए यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा किया, आपने 3 हफ्तों के अंदर 57 रुपए लीटर पेट्रोल का और 40 रुपए लीटर डीजल का इजाफा किया। इससे एक तबाहकुन महंगाई का सैलाब आ गया है। अभी आप IMF के साथ डील कर रहे हैं तो आप मजीद वजीर आजम कह रहे हैं कि मजीद कुछ इकदाम होगी, गोया मजीद ही महंगाई की कुछ और एक लहर आने वाली है। तो अवाम जो है वो बिल्कुल तबाह हो गए। एक तरफ ये सूरत, दूसरी तरफ यह है कि हुकूमत की मार्केट के ऊपर रेट नहीं है। जखीरांदोज, फाबो, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, गंदम माफिया, उसके साथ आप सरिया माफिया, सीमेंट माफिया और ये जितने माफियाज हैं वो सरगर्म हैं और कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट मार्केट के ऊपर नहीं है। आप देखें, ये चीनी हमारी अपनी पैदावार है, गंदम हमारी अपनी पैदावार है और 3 माह के गंदम का स्टॉक हुकूमत के पास मौजूद है। इसी तरह सब्जियां और फ्रूट जो है वो पाकिस्तान ही में है, लेकिन इसी तरह चावल को आप देख लें, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी कीमतें आम आवाम के दस्तरस में नहीं है। तो ये बिल्कुल जुल्म है और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो सेनेटर साहब, आप इस बारे में बात भी करते रहते हैं और इन हाउस इसकी आवाज़ भी उठाते रहते हैं इस सारे मामले पर, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत मुआशी आशारिये ठीक करने के लिए सीरियस है? महंगाई का एक तूफ़ान है और हुकूमत को यही नहीं पता कि वजूहात क्या हैं। कल वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि अगर मुल्क में फीड वाफिर मिकदार में मौजूद है तो चिकन की कीमत ऊपर क्यों जा रही है? तो इस सवाल का जवाब वज़ीर आज़म साहब किससे पूछ रहे थे? ये नाअहल लोग हैं और मुझे कोई तवक्को नहीं है कि ये इस मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे। और गरीब आदमी जो इस वक्त तकलीफ में है, रोटी के लिए तरस रहा है, बिजली नहीं है और अद्वियात की पैसे उसके पास नहीं है, अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते, वो सख्त परेशान है। लेकिन ये लोग गैर संजीदा हैं। आप इनकी गैर संजीदगी का अंदाजा इससे लगाएं कि ये अवाम के प्रेशर में आके तो कुछ सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक इकदाम कर लेते हैं, लेकिन हकीकी इकदाम जिससे रिवाइवल हो इकोनॉमी का, उसकी तरफ नहीं जाते। अब ये देखिए, गैर संजीदगी है कि वज़ीर आज़म पूछ रहे हैं कि 3 माह का गंदम का स्टॉक मौजूद है और ये आटा क्यों महंगा हो रहा है, ये गंदम क्यों महंगी हो रही है। ये सिर्फ गंदम का और आटे का इशू नहीं है, यही सूरत हाल चीनी का है, यही सूरत हाल जो है वो चावल का है, सीमेंट हमारी अपनी पैदावार है, यही सूरत हाल सीमेंट का है, यही सूरत हाल सरिया का है। सारे सरिया मेरे पाकिस्तान के अंदर, बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल है, गैर संजीदगी है, ना अहली है, नालायकी है। देखिए, मैंने सेनेट के फ्लोर पर भी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी तजावीज़ दी हैं। अगर उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो हम इससे निकल सकते हैं और अगर उनकी तरफ हुकूमत जाती है तो बाकी हुकूमत फिर संजीदा होगी। उसमें पहली बात यह है कि अपनी काबीना का हुजम कम करो। दुनिया की सबसे बड़ी काबीना, सबसे नाअहल नालायक काबीना, तो इसका हुजम कम करो। आपने 87 रुकनी काबीना रखा है, छोटा कर लो इसको। दूसरी बात यह है कि आप जो प्रोटोकॉल कल्चर है,
ये जो नॉन डेवलपमेंटल अखराजात हैं इसको कम कर ले। मसला आप देखें 1.5 लाख से जायद सरकारी गाड़ियां हैं, वो मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही हैं। आप तय कर लें कि किसी को 1 लीटर पेट्रोल और 1 यूनिट बिजली और 1 यूनिट गैस मुफ्त नहीं दी जाएगी। आप देखें रिटायर्ड जजों की पेंशन, रिटायर्ड जर्नलों की पेंशन, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन, वो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैंने तो एक रिटायर्ड जज की पेंशन की तफसीलात पार्लियामेंट के फ्लोर पर बताई है कि 10 लाख रुपए का पेंशन, वो भी टैक्स एग्जेम्प्टेड, और उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड, उसके साथ ड्राइवर, उसके साथ गाड़ी, उसके साथ अर्दली, उसके साथ 3000 टेलीफोन कॉल मुफ्त, इसके साथ 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त, उसके साथ 3000 यूनिट बिजली के मुफ्त। ये कौन सा जुल्म है? ये इसी तरह जर्नल रिटायर्ड जर्नलों के, इसी तरह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के हैं, ये जुल्म है। तो इन चीजों को खत्म कर लो। गरीब आवाम रोटी के लिए तरस रहा है। इसी तरह डिफेंस बजट के ऊपर जरा कट लगाओ, बिलखसूस जो नॉन कॉम्बैट डिफेंस बजट है, गैर जंगी दिफाई अखराजात हैं, उसको कम कर लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह आप माफियाज के ऊपर हाथ डालें। ये जो मैंने आपको माफियाज गिनवाई, आटा की, चावल की, चीनी की, सरिया की, सीमेंट की, ये सारे के सारे पैदावार हमारे अपने मुल्क की है। ये क्यों? अगर हुकूमत मार्केट को भी कंट्रोल कर लें, आधी से ज्यादा महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन ये माफिया भी इनके साथ मिली हुई है, हुकूमत की सरपरस्ती में कर रही है, ईवान के अंदर बैठी हुई है, हुकूमती ईवानों के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए कोई उनके ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये बोझ डालते हैं गरीब आवाम के ऊपर, सिर्फ ये बोझ डालते हैं आम पाकिस्तानी के ऊपर, टैक्सों में इजाफा करते हैं, कीमतों में इजाफा करते हैं। आप देख लें, ये कहते हैं IMF के शराइत है। गुज़िश्ता दिनों IMF ने कहा कि हमने इनको कहा है कि मालदार से लो और गरीबों को दो, लेकिन ये हमारी बात नहीं मान रहे। ये गरीबों से लेते मालदारों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और सेनेटर साहब, आपने मेडिसिन का जिक्र किया, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अस्पतालों में सिर्फ 2 हफ्ते का स्टॉक रह गया है एनेस्थीसिया का, और बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जो मुल्क में रॉ मटेरियल ना होने की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाने से कासिर हैं, और दूसरी तरफ उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और डॉक्टर्स को मना किया जा रहा है कि फिलहाल सर्जरीज ना करें। उसमें किडनी कैंसर और हार्ट की सर्जरीज के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। आपके ख्याल में सेनेटर साहब, मौजूदा सारी सूरत हाल का हल क्या आम इंतखाबात में है? देखें, मौजूदा जो अद्वियात की आपने बात की, ये तो बहुत जुल्म है। अद्वियात तो जिंदगी का मसला है। आपने आपके मुल्क के अंदर 40 फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपने कारखाने, फैक्ट्रियां बंद कर दी, उन्होंने अपना कारोबार समेट रहा है, इसलिए कि आप LC नहीं खोल रहे हैं रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है अद्वियात के हवाले से। जहां तक आपने इलेक्शन की बात की है, देखें, इलेक्शन जो 2 सूबों का है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वक्त के ऊपर होना चाहिए विद इन 90 डेज, और उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई इसको 90 डेज से हटाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करेगा, वायलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इकदाम करेगा, और ये मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। जहां तक बाकी 2 सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इलेक्शन की बात है, उसका अपना वक्त है 12 अगस्त तक, वो उसका अपना एक डेट है। वो अगर पहले तोड़ दी जाए तो विद इन 90 डेज, अगर उससे पहले उस वक्त तक हो जाए तो विद इन 60 डेज। मैं समझता हूँ अपनी जाती और पार्टी मफादात के लिए आइन से ना खेला जाए। एक दफा अगर आपने आइन के साथ इस तरह खिलवाड़ किया, आइन में कुछ और लिखा है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो उसके बाद ये सोशल फैब्रिक नहीं रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक है। 2 सूबों का इलेक्शन जो है विद इन 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। इससे जो हुकूमत भाग रही है, गलत कर रही है, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, आइन के साथ खेल रही है, आग के साथ खेल रही है। सही। और सेनेटर साहब, इस वक्त आपने माफियाज का भी जिक्र किया, तो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी आपने तफसील से जिक्र किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत, जिस तरह आपने कहा कि माफियाज को लगाम डालने में भी वो नाकाम नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में आप अवाम के मसाइल कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखें, अवाम को मैं समझता हूँ कि अपनी शऊर को बेदार करना होगा और देखना होगा कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो नाकाम हो गई हैं। उनको वफाक के अंदर भी हुकूमत मिली, उनको सूबों के अंदर भी हुकूमत मिली, उनको मुकम्मल इख्तियारात मिले, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डील की। वो मुकम्मल तौर पर इख्तियारात रखने के बावजूद आवाम के मसाइल हल नहीं कर सके। आज मुल्क की सलामती का इशू हो, आज मुल्क की मईशत का इशू हो, आज आम गरीब आदमी की रोटी
रोजी का इशू है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। ये नाअहली है और ये तमाम बड़ी सियासी जमातों की नालायकी है, और उसकी वजह है कि इन तमाम सियासी जमातों का एक अशराफिया क्लब बैठा हुआ है, एक इलीट प्रिविलेज क्लास जो है वो इनके अंदर बैठी हुई है, और वो अवाम की फलाह बहबूद को अपने पेश नज़र नहीं रखती, वो सिर्फ लूट मार को और करप्शन को अपने पेश नज़र रखती है। आप देख रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत को UNDP ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक 17.4 अरब डॉलर ये हमारी अशराफिया वो सालाना मरात ले रही है, जो 50% ऑफ द बजट ऑफ पाकिस्तान है। किसी के खिलाफ कोई एहतसाब नहीं हुआ, IPPs के खिलाफ कोई एहतसाब नहीं हुआ, पेट्रोल माफिया के साथ कोई एहतसाब नहीं हुआ। तो बड़ी सियासी जमातों के अंदर माफियाज बैठी हुई हैं, वो एक ही सिक्के के दो रुख है, वो IMF के गुलाम हैं, वो सिर्फ अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अवाम को अपना शऊर बेदार करना चाहिए, और एक पब्लिक अपराइजिंग की जुल्म के इस निज़ाम को हम नहीं मानते। इस वक्त अदलिया भी माफिया को प्रोटेक्शन कर रही है, अदलिया भी उनके गिरबान में हाथ नहीं डाल रही, अदलिया भी अवाम के हुकूक की जंग नहीं लड़ रही। अब बालकान के अंदर इतना बड़ा वाक़या हुआ, न बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो लिया, न सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सो मोटो लिया। तो गरीब अवाम के लिए अदालतों के दरवाजे भी बंद हैं, इसलिए आम गरीब आदमी को, आम पाकिस्तानी को अपनी शऊर बेदार करना चाहिए और माफियाज को पहचाननी चाहिए, और वोट की ताकत को सही जगह पे, दुरुस्त जगह पे पाकिस्तान के लिए और गरीब और अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। सेनेटर मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जहां आपने मौजूदा हुकूमत को नालायक कहा, वहीं माफियाज के सामस भी कहा, लेकिन चूंकि ये अवामी इश्यूज हैं और इस पर तफसील से बात करना और हर एंगल से इसको डिस्कस करना हमारा फ़र्ज़ है मीडिया का, कि जो हकीकत है वो आवाम के सामने लाई जाए। अब जिस तरह हम महंगाई की बात कर रहे हैं, वहीं एक और मसला जन्म ले रहा है, जहां हमने अस्पतालों की सूरत हाल पर बात की कि मेडिसिन्स नहीं हैं, और आने वाले कुछ दिनों में अगर LCs ना खुली तो कुछ अद्वियात हमें मार्केट में नायाब नज़र आएंगी, और लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह तामीराती सनत जो है हमारे मुल्क की, वो तबाही के दहाने पर है। जिस तरह हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेड अशिया पर, चले हम मान लेते हैं कि इम्पोर्ट महंगी हो गई तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुआ, वो कोई भी सनत हो, कोई भी हमारा सेगमेंट हो, लेकिन ऐसी सनत जिसमें हमें कुछ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, हम सीमेंट भी अपने मुल्क में ही बनाते हैं, सरिया भी, ईंट भी, लेबर भी हमारी अपनी है। ऐसे में तामीराती सनत तबाही के दहाने पर क्यों पहुंच गई है? तो पब्लिक इंटरेस्ट के इस इशू को हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में बेतहाशा इजाफे के बाद मुल्क भर में तामीराती सामान की लागत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसके बाद तामीराती सनत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और इस वक्त आम शहरी का घर बनाना एक ख्वाब बन चुका है। दूसरी तरफ बिल्डर्स ने भी अपने प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ दिए हैं और तामीरात में इस्तेमाल होने वाले सरिये, बजरी और सीमेंट वगैरह की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। सिर्फ एक माह कबल 1.5 लाख रुपए फी टन मिलने वाला सरिया 3 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है और तामीरात की दीगर अशिया लाइक एल्यूमिनियम, खिड़की और दरवाजों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी का सामान, सैनिटरी का सामान, टाइल्स और मार्बल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। तो क्या वाकई हमारी जो तामीराती सनत है वो तबाही के दहाने पर है? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। सरदार ताहिर महमूद साहब, प्रेसिडेंट रियल्टर्स एसोसिएशन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, क्या कहेंगे आप, मुल्क भर में तामीराती सामान की लागत में जो एक प्राइस हाइक आई है अचानक और इस इजाफे के बाद रियल एस्टेट बिजनेस पर आप क्या असरात देख रहे हैं इसके? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बड़ा आजकल हॉट टॉपिक है और कराची के भी तमाम बिल्डर्स ने, आबाद ने स्पेशली जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर है जो कराची से ऑपरेट करती हैं, उन्होंने भी अपने तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हॉल्ट कर दिया है। आपको पता है कि सिर्फ स्टील की प्राइसेस को अगर हम ले लें तो स्टील की प्राइसेस स्टार्ट हुई हैं 1 लाख और 1.25 लाख रुपए टन से, और इस वक्त वो 3 लाख रुपए टन से ज्यादा प्राइस है।
तो उसके अलावा बाकी जो सीमेंट की प्राइसेस है वो भी कंक्रीट जो हम 6,000 7,000 रुपए 4,4200 PSI लिया करते थे वो इस वक्त तकरीबन 14,000 और 15,000 रुपए जो है वो तकरीबन पर क्यूबिक मीटर उसकी प्राइस हो गई है। और अगर 7,000 8,000 PSI की कंक्रीट है तो वो 21 से 22,000 रुपए पर क्यूबिक मीटर उसकी प्राइस हो गई है। इसी तरह क्रश, मैं समझता हूँ कि क्रश में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इंपोर्ट करके हम इस्तेमाल करते हों, ना गवर्नमेंट ने उसकी लीज बढ़ाई है, लेकिन खुद से 27,000 रुपए का जो डंपर हुआ करता था वो 2 हफ्ते पहले तमाम क्रश प्लांट वालों ने आपस में एक नेक्सस बना के उसकी प्राइस कर दी है 47,000 रुपए एक डंपर की प्राइस। तो मैं, और सीमेंट में भी इसी तरह FDI अगर उसमें सीमेंट में एक्साइज ड्यूटी कुछ बढ़ाई है 1-2 रुपए, तो उसका भी इम्पैक्ट ऐसे आता है कि अगर गवर्नमेंट 2 रुपए बढ़ाती है तो चूंकि गवर्नमेंट की रेट नहीं है तो बाकी खुद से जो लोग हैं या फैक्ट्री ओनर्स हैं वो उसको 10 गुना उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर उसको सही करते हैं। सही। इसी तरह स्टील है, स्टील रोजाना के हिसाब से। हेलो जी जी, अच्छा ताहिर साहब बिल्कुल, मैं आप मुझे हेलो जी मैं बिल्कुल मैं सवाल भी आपसे यही पूछना चाह रहा था। जिस तरह आपने बात की कि अगर हुकूमत ने 1 रुपया बढ़ाया है तो बाहर मार्केट में वो हर कोई अपनी मर्जी से कोई 10 रुपए बढ़ा देता है, कोई 15 रुपए, कोई 20 रुपए। अगर तारिक साहब देखा जाए तो सीमेंट, सरिया, रेत, ईंट, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में ही तैयार होती हैं, तो इनकी तैयारी पर जो लागत है, अगर कहा जाए कि चले आप पेट्रोल प्राइस बढ़ी तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन किरायों में इजाफा हुआ तो चले एक थोड़ी सी हमें इसमें प्राइस में इजाफा नजर आएगा, लेकिन डबल से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा कीमतों में इजाफे की वजह आपको क्या लगती है? क्या जिस तरह आपने जिक्र किया हुकूमत की रेट कमजोर है या फिर माफियाज के सामने बेबस दिखाई दे रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत? देखिए सर, जो महंगाई है वो किसी प्रोपोर्शन से होनी चाहिए। अगर इम्पैक्ट आता है फ्यूल प्राइसेस का तो वो किसी प्रोपोर्शन से होगा, लेकिन ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। जो ये महंगाई है अनप्रेसिडेंटेड और आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती कि आप रोजाना के हिसाब से, अब जो गारमेंट्स का काम भी करते हैं वो कहते हैं जो प्राइस आप कस्टमर आके एक काउंटर तक पहुंचने से पहले उसकी प्राइस चेंज हो जाती है। तो ये समझने से हम कासिर हैं कि ऐसा क्या हुआ कि क्रश जो है वो 27,000 रुपए का डंपर था और वो अगले घंटे में 47,000 रुपीज का हो गया। जी। तो जो हमारी कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो इतनी बढ़ चुकी, और जिस रेट के ऊपर देखिए यहाँ पे ना हमें बैंक सपोर्ट करते हैं, ना हमारी बैंक ने इन्वेस्टमेंट से या वो मार्केट से पैसा उठा के प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब जिन लोगों से आपने एंड यूजर से प्रोजेक्ट के लिए एक अपनी बनाई और 10-20% उसमें अपना मार्जिन रखा और उसकी कॉस्टिंग की, और कॉस्टिंग करने के बाद आपने वो मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, और उसके बाद आप देखिए कि इस हद तक प्राइसेस के 3-3, 4-4 गुना अगर उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं तो वो बिल्डर के लिए पॉसिबल नहीं रहा कि वो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सके अपने उसी रेट के ऊपर, जिस रेट के ऊपर उसने प्रॉमिस किया था, जिस रेट के ऊपर उसने एग्रीमेंट किया था। तो इसकी वजह से लोग डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये सब ने मिल के ये प्लान किया है। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी इसका अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम अपनी तमाम जो कंस्ट्रक्शन है उसको हॉल्ट करेंगे और वेट करेंगे कि ये को रेलेवेंट हो जाए प्राइसेस, तो ताकि हम इस काबिल हो सके कि हम वो प्रोजेक्ट जो है वो वक्त के ऊपर भी और कॉस्ट इफेक्टिव भी लोगों को डिलीवर कर सके। सही। अच्छा, अब जो हमारे पास स्टॉक बचा होता है उसको तो हम प्राइस को कैलकुलेट करके साहब इससे तो उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक सब लोगों ने
ताहिर साहब, ऐसे में तो बेच एक दिया, जान की उसके कैफियत ऊपर पैदा हो आप जाएगी। अवाम ऑलरेडी उसको- जो है वो अवाम से इस महंगाई ने घर बनाने का ख्वाब छीन लिया है। तो सवाल मेरा ये है आपसे कि इन हाउसिंग स्कीम्स का क्या बनेगा, जिनके घरों को लोग पहले बुक कर चुके थे और उनकी बुकिंग वाली कीमत पर उनको अब घर नहीं मिल पाएंगे। तो दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं हम तमाम प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट भी कर रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि एक प्रोपोर्शन के तहत इस महंगाई को बढ़ना चाहिए, ना कि एक हिजानी कैफियत हो मार्केट में। तो रियल इस्टेट बिजनेस के ठप हो जाने से मुल्क की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे और अवाम क्या सोचेगी, क्या कैफियत होगी कि शायद उन्होंने जो एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी क्या वो डूब गई? देखिए, पूरी दुनिया में वॉच डॉग्स होते हैं। दुबई में रीरा है, रेगुलेट करती है इस रियल एस्टेट के सेक्टर को। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के सेक्टर का कोई रेगुलेटर मौजूद नहीं है। अब रियल एस्टेट जो लोग बना रहे हैं, उन लोगों को जो उसके अगेंस्ट जो मटेरियल वो बाय कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट इस हद तक बढ़ जाएगी तो उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो डिलीवर कर सकें। देखिए, हम ऑलरेडी कोई 1.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी में है और उसमें 0.7% एनुअली मजीद इजाफा होता जा रहा है। तो ये प्रोडक्ट वो है जो हर शख्स को अपना घर चाहिए, हर शख्स का ख्वाब है कि वो अपना घर बनाए। इसी वजह से वो बड़े शहरों के पैराफ्री के अंदर जाके ये जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनमें अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए रिहाइश बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विद इन द सिटी लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। तो अब जब आप पैराफ्री में भी जाके अब वहां पे जो डेवलपर है उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होगी जिस कॉस्ट के ऊपर वो ऑलरेडी लोगों को प्रॉमिस कर चुका है वो प्रोजेक्ट डिलीवर करने का। तो वो किस तरीके से वो प्रोजेक्ट बनेंगे, किस तरीके से लोगों को डिलीवर होंगे और क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा कि फिर लोग अपने घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकें। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, सबसे ज्यादा ऊपर से लेके नीचे तक हर एक इसके अंदर पिसा हुआ है। जो डेवलपर है उसकी अपनी मुश्किलात हैं, जो बिल्डर है उसकी अपनी मुश्किलात हैं, और जो एंड यूजर है, जो हमारा बायर है, उसकी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि उसकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ। लेकिन उसको भी इस महंगाई ने इसी तरह इफेक्ट किया है जिस तरह बाकी तमाम लोगों को इफेक्ट किया है। तो वो अपना घर सारी उम्र नहीं बना सकेगा। तो हमें इस बारे में कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बैठा के इसके लिए कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि एक सिर्फ रियल एस्टेट के सेक्टर से के चलने से 60 से 70 इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज भी अपने रेवेन्यू के अहदाफ पूरे करने के लिए ये सबसे बड़ा। बिल्कुल सरदार ताहिर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त डेवलपर भी परेशान है, बिल्डर भी परेशान है और एंड यूज़र यानी बायर भी परेशान है। तो इस परेशानी की सूरत हाल में लेट्स सी कि मौजूदा हुकूमत क्या फ़ैसले करती है और अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखें, फिर वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब बात करेंगे आपकी सेहत की। जिस तरह हम डेली बेसिस पर आपकी सेहत से मुतालिक जुड़ी बहुत सी बीमारियों को डिस्कस करते हैं, वहीं हम हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर भी बात करते हैं, हम सेल्फ हाइजीन की बात भी करते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक रिलेटेड है सेल्फ केयर से मुतालिक। अब इस सेल्फ केयर में सेल्फ हाइजीन भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस होता है आपकी सेहत पर, जिसमें शामिल होता है आपका फिजिकल केयर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल केयर। इन सारी चीज़ों को किस तरह से आपने अपनी केयर में शामिल करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस पर हम बात करेंगे तफसील से। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्चर हैं और उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर सदफ असलम साहिबा इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत morning. खुशी हुई आप यहाँ पर आके। थैंक यू सेम हियर। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? खैरियत से बिल्कुल हैं? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल। आई होप कि मैंने इस टॉपिक का जो इंट्रो है वो जी, सही करवा दिया। जी बिल्कुल क्योंकि सही किया। आजकल पूरी दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि आप सेल्फ केयर जो है वो क्यों ज़रूरी है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उस सेल्फ केयर में हम क्या क्या चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे यही करूँगा कि सेल्फ केयर है क्या बेसिकली? ठीक है, बिल्कुल। मैं खुद इसको 3 चीज़ों पे डिवाइड करूँगी ताकि हम सब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें कि 3 चीज़ों को मतलब आपने सोचना है। सबसे पहला तो ये है कि व्हाट इज़ सेल्फ केयर। ठीक है, सेल्फ केयर जो होती है वो है कि आपने एनीथिंग विच यू डू टू नर्चर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि आप करते हैं अपने लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए और अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए, जैसे आपने अभी कहा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी अहमियत क्यों है हमारी ज़िंदगी के अंदर? क्योंकि एक हमारी ह्यूमन लाइफ है, इसमें हर तरह के स्ट्रेसर्स हैं, चाहे आप कुछ भी ले लें, आपकी फैमिली के ले लें, फाइनेंशियल ले लें, इमोशनल ले लें, इतने सारे स्ट्रेसर्स होते हैं। तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्यों लगती है? इसलिए कि हम हैप्पी रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम रिलैक्स रहें। अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो हम अच्छे काम कर सकेंगे। तो अगर हम इन सब चीज़ों को करेंगे, हमारा रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जब वो अच्छे होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें कम होती जाएंगी। ठीक है, और दूसरा ये कि ये जो सब चीज़ें होती हैं, इनका जो एक काइंड ऑफ आप ये कह लें कि इम्पॉर्टेंस ये होती है कि हम स्पेशली आपके ड्यूरिंग ईच टाइम, यंग एज के अंदर डिफरेंट स्ट्रेसर्स हैं, थोड़े से हम ओल्डर होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेसर्स हैं, और उसी हिसाब से हमारी सेल्फ केयर भी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक साइज फिट नहीं आता सबको। तो हमें खुद देखना है कि हमने सेल्फ केयर का जो है हमारा, वो हमने अपने साथ क्या करना है, हमने खुद आइडेंटिफाई क्या करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हाउ टू सपोर्ट आवर सेल्फ केयर एंड हाउ टू पे अटेंशन टू आवर सेल्फ केयर। ठीक है, अटेंशन का मतलब है कि हम अपनी जो हमारी अपनी सेहत है हम उस पर तवज्जो कैसे दें। तो अब उसमें चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है कि आपने असेस करना है आपकी नीड्स क्या हैं। हर एक की, जैसे मैंने पहले बात की कि सबकी नीड्स डिफरेंट है। ठीक है, आप पहले देखें कि आपका वर्क प्लेस के ऊपर कोई नीड है ऐसी, आपकी फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर है, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके स्ट्रेसर्स क्या हैं और आपके डी स्ट्रेसर्स क्या हैं, कैसी चीज़ें हैं जो आपको करती हैं। ठीक है, सही। तो ये तो उसमें आ गया कि आपने कैसे करना है। ठीक है, सही, बिल्कुल सही। तो आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए डॉक्टर साहिबा? लाइक आपको जो है, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं और आपका ऑफिस है या बिजनेस है, और उसमें ख़ास तौर पर चूँकि आजकल मुल्की हालात जो हैं वो सबसे बड़ा स्ट्रेसर है। बिल्कुल कि सियासत तो एक तरफ, लेकिन मुआशत जो है, मुआशी हालात बड़े आम आदमी को भी उसने इफेक्ट किया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इन स्ट्रेसेस में बेसिकली सेल्फ केयर में क्या क्या चीज़ें अपनाई जाएँ, किस तरह से माहौल को खुशगवार बनाया जाए? जी बिल्कुल, तो उसमें यह कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, सियासत हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि आप एक प्लान बनाएं। ठीक है, प्लान बनाएं कि आपने करना क्या है। उसमें नंबर 1 पे आ जाता है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ में आपकी चीज़ें आ जाती हैं ईटिंग एंड स्लीपिंग वेल। ठीक है, आपने अच्छा खाना खाना है और आपने अपनी नींद की तरफ, पूरी नींद की तरफ तवज्जो देनी है। तो अब उसमें अगर आप मतलब डिटेल में जाएं तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरी अपनी रिसर्च भी डायबिटीज़, ओबेसिटी एंड एजिंग रिसर्च थी मेरी, उसमें मैंने पहले उसमें काम किया। अब आजकल मेरी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर रिसर्च है। तो जब मैंने डायबिटीज़ के ऊपर भी काम किया तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट ये था कि हमने डिजीज़ को या डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है। एक हमारे जिस तरह जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स तो हैं ही, डायबिटीज़ तो आपको इवेंचुअली जिसकी जीन्स में है उसको होती है, लेकिन आप इसको बहुत लंबी देर के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो डाइट है उसको आप इतना मॉडरेशन में रखें और इतना ख्याल रखें कि आप उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि आपको डायबिटीज़ हो। तो आप जितना इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं आप प्रोलॉन्ग करें इसको। ठीक है, सही। और दूसरी चीज़ जो है, जो फिजिकल हेल्थ, मैंने पहली बात न्यूट्रिशन की कि आप बहुत अच्छा खाएं। अच्छा खाने का मतलब है कि क्वेश्चन करें कि मैं जो खा रही हूँ उसमें क्या क्या उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। आजकल हर एक के पास अगेन एक्सेस है कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसमें मैं एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ ये कि आजकल जो इन्फॉर्मेशन है उसका सही होना, दुरुस्त होना और एविडेंस बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप इधर उधर से, मुझे पता है कि बहुत आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको छोटी सी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये चीज़ डायबिटीज़ के लिए अच्छी है, टोटके कर लेते हैं और आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप टेस्ट नहीं कराते अपना, हालांकि आपको सारे सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अपना ये देखें कि आपने सही इन्फॉर्मेशन लेनी है और जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उसकी एविडेंस हो और सही। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अरसे तक टोटकों पे नहीं रहना।
टोटके बहुत अच्छे होते हैं, टोटके अच्छे होते हैं सिर्फ प्रिवेंशन के लिए, नॉट फॉर ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट के लिए आपको अब तो ये पार्ट ऑफ सेल्फ केयर में ये भी आ जाता है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, और उससे पहले आप ज़रूर, हम जब अगेन लाइक नो मिडिल एज में जाके हमें ख्याल आता है कि हम ये भी कर लेते हैं, आई विश कि हम ये भी कर लेते हैं, हम अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रख लेते, राइट। तो वो जो है उसमें ईटिंग वेल पे तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आजकल सब लोग सबको पता है आजकल कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे कह लें आप इतनी अवेयरनेस है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो पहले तो मैंने आपको डाइट का बताया कि आप डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। चाहे मुझे पता है कि रिसोर्स बहुत ही, हमारी कंट्री बहुत रिसोर्स लिमिटेड है, इसमें ये नहीं कि आप जिम चले जाएँ, बाहर वॉक कर लें, या हर एक की एक्सेस में पार्क्स हैं, या आप बच्चों को पार्क में ले जाएँ, उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ कर लें। तो उसमें ये होता है कि आपके घर के अंदर, चाहे आपके पास 2 कमरे हैं, 1 कमरा है, उसमें आप अगर YouTube इतना एक्सेसिबल चैनल है वो देख लें, कुछ और देख लें, उस पर आप म्यूज़िक लगा के मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, कुछ भी, एनीथिंग विच यू कैन डू एज अ फिजिकल एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेचिंग कर लें, और नहीं तो और आप 10 मिनट के लिए घर से बाहर निकल के स्ट्रीट के ऊपर वॉक कर लें। आई नो कि वुमेन के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर बाहर निकल के स्ट्रीट के ऊपर वॉक करना या जो भी है, लेकिन आप घर में वॉक कर लें। अब बल्कि अभी एक रिसेंट रिसर्च आई है कि ये जो घर में हम काम करते हैं, घर में जो काम करने वाली ख़वातीन हैं या आदमी हैं जो भी घर में काम करते हैं, स्पेशली सफाई करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें उनकी अच्छी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है कि वो फिजिकल एक्टिविटी में कंसिडर होती है। सही सही सही। ओके, पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि आपकी 2-2 4-4 काम वालियां हों, ड्राइवर हों, खानसामा हो, ठीक है। तो इस ट्रेंड में, और फिर इस ट्रेंड में कमी करनी चाहिए। बिल्कुल। और जब आप बिल्कुल करीब मार्केट में भी अगर आपने जाना है तो आपने गाड़ी पे जाना है, और बाहर आपने किसी एक्सरसाइज के लिए नहीं जाना, ग्राउंड्स में नहीं जाना, जिम नहीं जाना, तो फिर सारी बात है ऐसे में फिजिकल आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप इमोशनल और मेंटल हेल्थ का कितना लेना देना है? और उसका तो बहुत है, क्योंकि आपने सुना होगा कि माइंड, बॉडी एंड सोल, दे ऑल वर्क टुगेदर। आपका अगर माइंड ठीक है तो आपकी बॉडी भी ठीक है और आपकी सोल भी ठीक है, और हमें इन तीनों चीज़ों को नर्चर करना है, हमें इन तीनों चीज़ों को फूड देना है, ठीक है। हम क्योंकि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो माइंड के लिए हमें यह है कि हमें वही रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर, और जो आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि स्पेशली जब से ये पेंडेमिक हुआ और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा आप लाइफ कह लें, वर्क से रिलेटेड कह लें, फैमिली, फाइनेंशियल, सारे स्ट्रेसेस अगेन पार्ट ऑफ लाइफ। द ओनली थिंग इज़ कि हमें ये आना चाहिए कि हमने इसके साथ कोप कैसे करना है, और हमें वी शुड लर्न हाउ टू कोप, कि हमें सीखना चाहिए कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई तो उसमें हमारे जो स्ट्रेस है हम उसको कैसे डील करें। बिल्कुल। तो क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने उसका फाइट एंड फ्लाइट का एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें ये होता है कि जब एकदम से आपके लाइफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी से हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। तो स्लोली अगर आप उस स्ट्रेस को कोप नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे, तो वो ये क्या होगा कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, फिर वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, फिर वो एक क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ आपको ले जाते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन की जो मैंने शुरू में बात की थी वो इसीलिए की थी कि ये हमें क्रॉनिक डिजीज़ से प्रिवेंट करता है अगर हम शुरू से अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जिस तरह डॉक्टर साहबा कहा कि स्ट्रेसेस जो हैं उनसे लड़ना है जी, और ख़ास तौर पे कोई भी अचानक से अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल वक्त आता है तो उससे फाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप ये तो हो गया इमोशनली आपने किस तरह उसको ओवरकम करना है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्या उसमें पॉजिटिव रहना आता है? बिल्कुल। क्या उसमें खुश रहना आता है? क्या ये कोशिश करनी चाहिए कि लोग आपसे हैप्पी रहें और आप भी अपने इर्द गिर्द उन लोगों में रहें जिनमें आप हैप्पी फील करें? तो मेंटल हेल्थ को किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल। तो उसमें इमोशनल हेल्थ में थोड़ी सी मैं सोशबिलिटी के ऊपर आऊँगी कि आपकी जो सोशल लाइफ या नर्चरिंग योर रिलेशनशिप है आप उसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। आपने बात की उनकी पॉजिटिविटी से की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये कहूँगी कि मेंटल हेल्थ के लिए कि आप स्टेइंग पॉजिटिव इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं, वी कैन नॉट प्रिवेंट नेगेटिव थॉट्स। खुदा न खास्ता फैमिली में कोई ग्रीफ, कोई डेथ हो गई है, कुछ और हो गया है, अगेन एनी चैलेंज इन लाइफ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपने पॉजिटिव रहना है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर होगा। और उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको पॉजिटिव रहने में स्पिरिचुअलिटी भी हेल्प करती है। तो स्पिरिचुअलिटी में स्टेइंग काम, अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, पहले आप उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो फिर अगेन आप में एंगर, फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन पाकिस्तान या जो भी है, कहीं भी इन एनी कंट्री, जो भी जहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होता है या कुछ जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उनमें
ये जो स्ट्रेसर्स हैं ये वाले, ये एंगर फ्रस्ट्रेशन की तो बढ़ जाते हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है, फिर एंगर, आपने रोड रेज बढ़ जाता है, आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, गुस्सा आपको आया हुआ है, ठीक है, आप घर जा रहे हैं, घर में वही गुस्सा जो है वो आपके बच्चों के ऊपर निकल रहा है। तो उसमें ये कि अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट्स 10 मिनट्स डेली सुबह से शाम तक आप थोड़ी सी कोई रिलैक्सेशन, उसकी एक्टिविटी, एनी रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर लें। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बाद में दूंगी, लेकिन पहले हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं दोबारा फिर से, कि पॉजिटिव रहना कितना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ और गोल सेट करने हैं। उसमें ये नहीं है कि जिस तरह हमारे, आपको पता है हमारे सोशल सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कई दफ़ा उसमें हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी में नो कहना भी आना चाहिए। हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुंच जाएं, हर पार्टी पे पहुंच जाएं, हर जगह चले जाएं, लेकिन एक स्टेज आती है कि वो आपको एहसास नहीं होता, लेकिन वो आपको फटीग और स्ट्रेस कॉज करता है फिर। तो वो अगेन हमने स्ट्रेस और फटीग से बचना है, वो पार्ट ऑफ लाइफ हमारे हैं और रहेंगे रिगार्डलेस, लेकिन प्रायोरिटी सेट कर, प्रायोरिटी आपने सेट करनी है कि आपने, तो अगेन मैं ये कहूँगी कि सेल्फ केयर जो है ना, हमने इसको लग्जरी समझा हुआ है, हालांकि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम इसको लग्जरी कहते हैं कि हो गया तो हो गया, वरना कोई बात नहीं, लाइफ तो चल ही रही है, ठीक है। तो अगर आप इस असूल को याद रखें कि ये हमारी प्रायोरिटी है, और उसमें हमने, मैं फिर 3 चीज़ों का कहूँगी कि उसमें आपका ये जो है आपकी हेल्थ, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपकी मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर सदफ असलम साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत मैं कहूँगा कि बहुत इंफॉर्मेटिव एंड प्रोडक्टिव हमारी ये गुफ्तगू रही, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन, हमारे सुनने और देखने वाले जो हैं, उनको भी बहुत हेल्पफुल होगा। इन 3-4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जहाँ हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं कि सिर्फ बीमारियों से बचा जाए और ख़ुद को साफ़ रखा जाए, ख़ुद को पाक रखा जाए, वहीं उसके साथ साथ आपने अपने दिमाग को भी स्ट्रेस से बचाना है, आपने अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, तभी आप एक खुशगवार, अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। और इसके लिए आपको मार्केट में जाकर कुछ बाय नहीं करना, पैसे खर्च नहीं करने, ये आपके अपने हाथ में है और आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान नाज़रीन, और अब बात करेंगे हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जिनकी आज सालगिरह है। इंसानी खिदमत में दुनिया के लिए एक मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी की आज 95वीं सालगिरह है। उन्होंने इंसानों की इतनी खिदमत की कि वो तमाम इंसानियत को अपना मकरूज कर गए। वो शायद दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ही पैदा हुए थे। उन्होंने इंसानों की खिदमत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए रखा, और इसमें कोई शुबा नहीं कि अब्दुल सत्तार ईदी जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम हमें दिखाई देते हैं, और बहुत कम ऐसी मिसाल हमें मिलती है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब एक मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स थे, और उन्होंने रंगो नस्ल से बालातर होकर दुखी इंसानियत की मिसाली खिदमत की और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। वो सादा मिजाज इंसान और लाजवाल किरदार के मालिक थे। उन्होंने सही मानों में खुद को गरीबों और बेसहारा लोगों को मदद के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था। तो जब बाज़ संगदिल लावारिस बच्चों को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, तो इंसानी हमदर्दी से मामूर अब्दुल सत्तार ईदी इन लावारिसों के वारिस बनकर उन्हें साहिबान फराहम कर रहे थे, और उनके बाद भी ये सिलसिला जारी है। ये जो ईदी फाउंडेशन है ये चल रही है। उनके बेटे अभी रिसेंटली तुर्की गए हुए थे इंसानियत की मदद के लिए, अपने, बल्कि अभी भी वो तुर्की में ही मौजूद हैं और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद में इस वक्त वो मसरूफ़ हैं। अब्दुल सत्तार ईदी पर बात करते हैं। उनकी अहलिया शबाना फैसल ईदी साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी बहू इस वक्त हमारे साथ हैं। शबाना फैसल साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शबाना साहिबा, हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मिसाल हमेशा देते हैं, और लोगों के लिए तो वो एक आइडियल हैं। एक बाप की हैसियत से आपने उन्हें कैसा पाया? बहुत अच्छा पाया, बल्कि बहुत वो अजीम इंसान हैं, अजीम इंसान थे ये, और
इनकी जो आदतें हैं, जो इनके इखलाक हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक समझो कि ना बाहर वालों के लिए, जैसे जो ये काम कर रहे थे उनके लिए, और ख़ास करके एक घर का माहौल जो होता है, जैसे मैं बहू इनकी हूँ, तो वो बहुत शफ़क़त ये रखते थे बहू बेटियों के लिए, और माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त देते थे। हत्ता कि वो कभी हमसे, हत्ता कि मुझसे या मेरे बच्चों से कभी तू से बात नहीं की इन्होंने। हमेशा वो हमसे छोटे जैसे ना छोटे बच्चों से वो आप जनाब से बात करते थे हमेशा, और मुझे हमेशा हाजियानी कहते थे। और इनकी बातें सारी जो मुझे अभी भी याद आती हैं, और इनकी दुआएं जो हमारे साथ अभी भी चल रही हैं, कि बस इनका साया बहुत वो अजीम इंसान है। शबाना साहिबा, ईदी साहब ने खिदमत खल्क का जो सिलसिला जारी रखा हुआ था, उनकी वफ़ात के बाद कोई उसमें फ़र्क पड़ा या उसी तरह जारी है? नहीं, माशाल्लाह उसी तरह जारी है। ये माशाल्लाह फैसल हैं, अल्लाह इनको हिम्मत दे। साथ है मेरा बेटा माशाल्लाह, जो अभी भी पिछले 20 दिनों से वो तुर्की में ना मौजूद हैं, और वहाँ पे ये बिलादारी वो खिदमत कर रहे हैं, इंसानों की मदद कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वहाँ पे जैसे ना अभी भी वो सिलसिला जारी है इनका, और अभी भी वक्फे से वहाँ पे ज़लज़ले आ रहे हैं, तो वो अपनी जान को नहीं देखते, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इनकी खिदमत करना है, इनकी मदद करनी है हमें। तो अभी तक वो दोनों वहीं पे मौजूद हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं शबाना साहिबा ये भी जानना चाहूँगा कि ईदी साहब को सियासी मामलात में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी माजी में, और नाकामी पर उनको इंतकाम का निशाना भी बनाया गया, जिस पर उन्हें कुछ अर्सा पाकिस्तान से बाहर भी रहना पड़ा। अब फैसल ईदी जो हैं वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या कोई सियासी प्रेशर, कोई इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है आपको? नहीं, ये तो सारी सियासी बातें तो फैसल को ही पता होती हैं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ना मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी है। मगर ये कि ना बातें तो होती रहती हैं, काफ़ी होती हैं, मगर वो फैसल किसी से डरते नहीं हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, तो मौजूदा मुआशी बहरान और उसके नतीजे में महंगाई ने आम आदमी को जो मुश्किलात में एक घेर रखा है, तो इसका असर क्या ईदी फाउंडेशन पर भी पड़ा है? वो तो हर जगह पे पड़ा है माशी बहरान, मगर ये कि कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ज़िम्मे जो सारे काम हैं वो करते ही रहते हैं। ये नहीं कि हमें डोनेशन नहीं आ रहा या मदद नहीं मिल रही तो हम वो काम छोड़ दें, मगर नहीं, वो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को, और जो हमारे दाखिलशुदा हैं, वो जो चीज़ें हैं वो हम सारी इनको मुहैया करें। बिल्कुल सही। आज सालगिरह है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, आप उनके चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमेशा इंसानियत की मदद करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इंसानियत की खिदमत के लिए। और जिस तरह से ईदी साहब ने अपना नाम रोशन किया और अपनी मदद आप इस तरह से सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क की बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे। इंशाल्लाह, बेशक। बहुत अच्छा मैसेज दिया शबाना फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ईदी साहब की आज सालगिरह है, खिदमत में दुनिया के लिए अपनी मिसाल आप हैं, तो ईदी साहब को हम तो हमेशा याद रखेंगे और लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। उन्होंने इंसानी खिदमत में जो एक मिसाल कायम की, शायद वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। इंतखाबात अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच से 4 जजेस अलग हो चुके हैं और आज इस अहम केस की समाअत है। कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से इसको आज कंक्लूड किया जाएगा और इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा आने वाले कुछ घंटों में इसका तयन हो जाएगा। इस मामले पर बात करते हैं। शेख रशीद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में इंतखाबात क्या वक्त पर होंगे या डिले हो जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अहम फैसले के करीब पहुंच रही है और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख के 3 अहम तरीन केसेस लगे हुए हैं। एक नैब का केस लगा हुआ है, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज का केस लगा हुआ है और दूसरा ये है जिसका फैसला के इलेक्शन की तारीख का।
और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। ये हो सकता है कि अगर ज़रा दिन 5, 10, 15 आगे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के करीब है और इलेक्शन की तारीख देगी। सही। शेख साहब, आम इंतखाबात होते हुए ही नजर आ रहे हैं आपको या पहले ये डिपेंड करता है, बड़ी हलचल है हर तरफ, रात से हलचल है, काफी हलचल है इस्लामाबाद में। पता नहीं क्या होने जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इस्लामाबाद में हलचल बहुत थी रात को। सही। शेख साहब, ये मरियम साहिबा की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स में, वर्कर्स कन्वेंशंस में बड़ा वो जो बचगाना बयान है उसको मत डिस्कस करें, क्या फायदा। वो उसने आगे अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए मसाइल पैदा किए, अब भी कब करेंगे। शेख साहब, वो तो कहती हैं जब तक तराजू सेम नहीं होंगे या 200 पेशियां नहीं होंगी और क्लीन चिट नहीं मिलेगा नवाज शरीफ साहब को, तब तक इलेक्शन ही नहीं होगा। फिर इंतजार करें क्या होगा। तो शेख साहब, मैं तो फिर काफी परेशान हूँ। अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं कराने तो फिर क्या होना है, फिर अल्लाह ही जाने कौन बचे। सही। शेख साहब, आपको कोई ऐसी सूरत हाल भी नजर आ रही है कि केपी और पंजाब असेंबली वापस अपनी आईनी पोजीशन में आ जाए, बहाल हो जाए असेंबली? मैं नहीं समझता, ये कोई इमरान खान की ये सियासत नहीं है ना, वो ये करेगा, वो फिर तोड़ देगा। सही सही। तो शेख साहब, अदालती फैसला जो भी आता है आपके ख्याल में दोनों तरफ काबिल कबूल होगा? क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कबूल नहीं होना तो क्या फिर सिविल नाफरमानी होनी है, अनारकी होनी है, खाना जंगी होनी है, क्या होना है। और बड़ा ही क्रूशल, शायद 10, 12, 13 दिन सुकून हो जाए अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अगर उस पर अमल ना हुआ फिर तो कोई अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान की सियासत। शेख साहब, हमने देखा कि पहले भी हक अपील में जाने के लिए जो एक काम कर रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत, ख़ास तौर पर नून लीग के जो भी केसेस आए तो उसके खिलाफ जो भी फैसला आए तो हक अपील में जाएं, तो ये मामला जा किस तरफ रहे हैं आपके ख्याल में? उनको खुद समझ नहीं आ रही। देखें, आज अखबार में फ्रंट पेज स्टोरी है कि 65 करोड़ 25 वजीरों ने लगा दिए 3-4 महीनों में, इसमें बिलावल का खर्चा शामिल नहीं है। 85 वो कहते हैं खुद हैं, हम खर्चा नहीं ले रहे, हम कुछ नहीं ले रहे। सिर्फ 25 वज़रा का खर्चा जो है 65 करोड़ है और जुमा बाजार लगा हुआ है, किसी को कोई समझ नहीं, कोई सारी ब्यूरोक्रेसी ठप बैठी है। बल्कि मेरे पास तो ये इतलात है कि लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स घबराहट के आलम में छुट्टियां ले रहे हैं, कई मिनिस्टर भी ले रहे हैं। आज मैंने पढ़ा अखबार में कि ज़ाती वजूहात की बिना पे खजाना की मुमलिकत ने 1 महीने की छुट्टी ली है। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और इनकी छुट्टियां किस तरफ जा रही हैं और इनके खर्चे किस तरफ जा रहे हैं। सही। क्रूशल टाइम है, दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। आमीन। शेख साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया इन अखराजात का, वहीं हम देखते हैं कि बहुत बड़ी काबीना भी है, हर किसी को खुश भी रखना है। मार्केट की और महंगाई की सूरत हाल ये है कि माफियाज के सामने हुकूमत बेबस नजर आ रही है और दूसरी तरफ किफायत शारी की बातें की जा रही हैं। तो ये किफायत शारी होगी कैसे सर? मालूम नहीं कैसे होगी जी। रेड जोन में गरीब दाखिल हो गया है, IMF की बड़ी जेल है और अभी IMF मुतमिन नहीं है। अभी तक IMF ने इनके साथ तय नहीं किया मसला और किसी पड़ोसी मुल्क ने भी कुछ नहीं दिया। सो थिंग्स आर वेरी क्रूशियल, देखें क्या होता है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और शेख रशीद साहब भी यही कह रहे थे आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुल्क की हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि गरीब आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है और आईनी और सियासी बहरान ने सर उठाया। वेल लेट्स सी कि आज के अदालती फैसले में क्या चीज़ सामने आती, खास तौर पर इंतखाबात को लेकर। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, PSL पर तफसील से बात करेंगे। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। PSL में लाहौर कलंदर्स की बड़ी फतह, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन से हरा दिया। 201 रन हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई। पॉइंट्स टेबल पर कलंदर्स सरे फहरिस्त आ गए हैं। इसी पर बात कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कलंदर्स छा गए हैं फिर? हाँ, जैसा कल भी हमने डिस्कशन की थी कि कैसी साइड बनती चली जा रही है जो अनबीटेबल है, और थोड़ा सा वीकर लिंक जो हमने नज़र आ रहा था वो बैटिंग थी।
जब से अब्दुल्ला शफीक आए और सैम बिलिंग आए उसके बाद तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग साइड भी बन चुकी है। और 4 मैचेस पहले आखिरी नंबर पे थे। हाँ, और वो तो उस टाइम मैच भी तो कम खेले थे, हार्डली दे प्लेड 2 मैचेस दैट टाइम, एक जीते थे एक हारे थे। बट अब वो जिस तरह मैचेस जाते जा रहे हैं, पॉइंट्स टेबल भी चेंज होता जा रहा है और खूबसूरत इनिंग्स एक दफ़ा फिर अब्दुल्ला शफीक ने खेली। फिर हमने फ़खर की इनिंग्स भी देखी, अब्दुल्ला शफीक ने 45 बनाए, उन्होंने 36 किए। आने वाले भी जितने बैटर थे सब ने चिप ऑन किया। ये एक लाहौर के अंदर की एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि जो आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने देखा कि बिलिंग्स ने चिप ऑन किया, वीज़े ने भी थोड़ा रन किए और बाकी भी जितने बैटर थे, सिकंदर रज़ा ने आखिर में बड़ी अच्छी हिटिंग की। इसका उसमें आपने देखा कि राशिद खान ने कुछ वो हेलीकॉप्टर शॉट भी हमें धोनी की याद आई। तो एक पूरा पैकेज और 200 वाज रिटन ऑन द वॉल कि ये लाहौर इतना तो ज़रूर कोशिश करेंगे और वही हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड किस्म की परफॉर्मेंस रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रहा था कि एक ऐसी साइड है जो बड़ा अच्छा खेल रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी के साथ आ रहे हैं। बट एक जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि कंट्रोल्ड एग्रेशन चाहिए होता है। अगर आपकी टीम में सारे एक तरह के हिटर होंगे, सब एक तरह की ही परफॉर्मेंस देंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। इनिंग्स को एंकर करने वाला, थोड़ा सा लेके जाने वाला भी एक प्लेयर ज़रूर होना चाहिए, इवन T20 फॉर्मेट के अंदर भी, जो कि एग्रेशन को कंट्रोल करे। जैसे हम इंग्लैंड के अंदर सारे हिटर हैं, बट एक बेन स्टोक है जो कि पूरी टीम को लेके चलता है। इसी तरह इंडिया के पास विराट कोहली है और हमारे लेकिन 2-3 आ जाते हैं कंट्रोल करने वाले। तो एक आधा ज़रूर आपका बैटर ज़रूर होना चाहिए, अगर ऐसी पोजीशन आ जाए तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे। अल्दो के उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा था, गुरबाज ने बड़ा अच्छा, मनरो ने स्टार्ट लिया, बट जैसे ही ओपनिंग पेयर गया फिर उसके बाद कोई सेटल डाउन नहीं हो सका और कंटिन्यूसली फिर वो पैदर पे विकेटें गिरती गई और 90 पे फिर ऑल आउट हो गए। ये मेरा ख्याल है कि मैचेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आई विश कि किसी तरह कोयटा भी कुछ मैचेस जीते, कराची ने भी जैसे एक मैच जीता, तो ये एक हंट में रहे सारी टीम। जो प्ले ऑफ के लिए 4 टीमों ने आगे आना है। ये ना हो कि प्रीवियस PSL की तरह के 4 टीमें बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं, 2 बहुत नीचे हैं और पहले ही डिसाइड हो जाए। और मेरा खूबसूरती भी यही है कि आपकी सारी टीमें परफॉर्म करें। आपकी इस बात से मुझे कुछ मैचेस की लास्ट ओवर की परफॉर्मेंस याद आ गई, जैसे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, इवन लाहौर कलंदर्स भी कल जिस तरह बहुत अच्छा खेला है। तो ये जो पासा पलटता है, आपको पॉइंट्स टेबल का पासा पलटता हुआ भी नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टीमें नीचे हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगी, जोर लगाएंगी और ये भी ऊपर आने की कोशिश करेंगी। और यही चीज़ जो है वो इसको खूबसूरत भी बनाती है PSL को, कि आप कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है। अगर वो नहीं होती तो फिर आपको लगता है कि पहले कुछ टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं, कोई बहुत नीचे है, तो फिर वो चीज़ बनती नहीं है। वो तो शुरू से ही ऐसे लगता है जैसे एक सेंस हो जाती है, प्री डिसाइडेड तो नहीं मैं वर्ड यूज़ करना चाहता लेकिन एक सेंस हो जाती है कि चाहिए। उसमें देखे ना, वो जिस तरह मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना, फिर इस तरह लाहौर कलंदर का कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, इसी तरह इस्लामाबाद का भी अच्छा नज़र आ रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली कल वो अच्छा नहीं खेल पाए, तो कुछ टीमें ज़्यादा बैलेंस हमें नज़र आ रही हैं। इसी तरह हमने कोयटा देखा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कराची ने भी 2 मैच जीते बट बड़े अनफॉर्चुनेट रहे। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुछ टीमों का कम्बिनेशन, जो प्लेइंग 11 जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब वो सेटल डाउन हो जाता है, टीमें जेलिन हो जाती हैं, कम्बिनेशन डेवलप हो जाता है, तो वो फिर अच्छा परफॉर्म करती हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में यही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपके डोमेस्टिक और फॉरेन प्लेयर का मिक्सचर होता है, वो आपका कम्बिनेशन डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट वंस इट इज़ डेवलप्ड तो फिर वो चीज़ें आगे कन्वीनियंट हो जाती हैं और उसी के लिए सारी ये स्ट्रगल होती है। और अच्छा कोच जो है जब ड्राफ्टिंग कर रहा होता है तो उसके पहले ही माइंड में होता है टीम के अंदर कि हमारा इस नंबर पे ये बंदा चाहिए, ये चाहिए। वो जब उनको सारा फाइनलाइज हो जाता है तो फिर वो अनबीटेबल बन जाती है साइड। यस, ट्रू दैट। और जेलिन होने वाला जो मामला है उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ टीम्स घंटों में हो जाती हैं, कुछ दिनों और हफ्तों में भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने जैसे जहाँ पे अपना कम्बिनेशन छोड़ा था वही लड़के सारे 80-90% पे किए, जैसे ही आए उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने देखा कि राइट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड गेम उनका कम्बिनेशन बन गया। इसी तरह लाहौर के अंदर के 2-3 प्लेयर नहीं थे, उनकी जगह पे जो ड्रॉप में पिक किए वो आए, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो उनकी टीम और अच्छी स्ट्रेंथन होगी। तो ये चीज़ एक ऐसी है कि जो ग्रेजुअली मैचेस के साथ फिर आपको खुद ही मैचेस में पता चलता है कि इसकी फॉर्म कैसी है, कोई अच्छा खेल रहा है, किसी से कुछ नंबर पे फिट नहीं हो रहा। जैसे कोयटा का भी नंबर 3-4 ही नहीं हो रहा और ऑलमोस्ट वो 5-6 मैचेस खेल चुके हैं।
तो ये प्रॉब्लम अगर आ जाए एक दफ़ा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर अब तो खैर सब डिवोन डाई वाली सिचुएशन है, कोयटा के लिए भी और कराची के लिए भी, और इवन सम हाउ आप ज़ल्मी के लिए भी कह सकते हैं। अगर अभी ये इस तरह ही उसी तरह खेलते हैं, इनका कम्बिनेशन नहीं बन पाता, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इनके लिए दिस टूर्नामेंट इज़ ओवर। फिर आपको नेक्स्ट टाइम सोच के नई इस अप्रोच के साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और आज चूंकि रेस्ट डे है तो आपके वाली बात के जो जेलिन में होने वाला मामला है, चले रेस्ट डे को यूटिलाइज कर लेना चाहिए और टीम आपस में बैठे बात करे। और प्लेयर्स का जेलिन होना भी बहुत जरूरी होता है, परफॉर्मेंस पर उसका इफेक्ट होता है। इरफान ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।